आज हम हिंदी अनिवार्य में कुमार गंधर्व द्वारा रचित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का अध्ययन करेंगे। हम इसमें इसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे जिसमें लेखक ने लता जी के गायन की उत्कृष्टता को, श्रेष्ठता को व्यक्त किया है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। कई बार यह प्रश्न उठता है कि शास्त्रीय संगीत को यदि देखा जाए तो उसमें लता जी का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। यानी इस लेखक के विचार से इस प्रश्न का कोई उद्देश्य नहीं है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में, चित्रपट संगीत यानी फिल्मों में जो संगीत होता है और शास्त्रीय संगीत, इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, शास्त्रीय संगीत में जिस तरह गंभीरता होती है, वही जलद लय यानी तीव्रता, तेज लय और चपलता यानी चंचलता, यानी तेज लय और चंचलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। फिल्मों में जो संगीत होता है उसमें तेज लय होती है और चपलता होती है, चंचलता होती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। फिल्मों में जो संगीत होता है वह शुरुआती केवल उसमें ताल का प्रयोग होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। जबकि शास्त्रीय संगीत में सभी तालों का उपयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में आधी तालों का उपयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में लगभग केवल आधी तालों का उपयोग ही होता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, उसमें धुन बिल्कुल अलग होती है। लयकारी यानी संगीत की धुन आसान होती है। फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं उसकी धुन शास्त्रीय संगीत से अलग होती है। फिल्मों में जो गीत होते हैं वे आसान होते हैं, सरल होते हैं। यहाँ गीत को और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। सुलभता यानी सरलता और लोच यानी स्वर का बारीक और मनोरंजन प्रयोग। तथापि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं उन गीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है, और वह लता के पास निसंशय है। और शास्त्रीय गीतों का जो ज्ञान है वह लता जी के पास निसंदेह है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें शास्त्रीय ज्ञान नहीं था। वे शास्त्रीय संगीत के बारे में पूरी तरह से जानती थी। 3-3.5 मिनट में गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लता जी के द्वारा फिल्मों में जब कोई गीत गाया जाता है और उस गीत की यदि तुलना हम शास्त्रीय संगीत के गायक के द्वारा यदि कोई गीत गाया जाता है और वह केवल मात्र 3 या 3.5 घंटे की महफिल भी हो, तो भी यदि इन दोनों की यदि तुलना की जाए तो इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा लेखक का मानना है। लता जी के द्वारा गाए गए 3 मिनट और 3.5 मिनट के गाने में और शास्त्रीय संगीत के
3 घंटे की यदि महफिल की तुलना की जाए तो उसमें जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उसमें जो कलात्मकता निखर के आती है, वह एक ही है, ऐसा लेखक का विचार है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है। किसी श्रेष्ठ लेखक का कोई विस्तृत लेख यदि जीवन के रहस्य के बारे में यदि वह विशाल रूप से वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता के साथ प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। लेखक का मानना है कि यदि किसी श्रेष्ठ लेखक के द्वारा जीवन के रहस्य के बारे में यदि बड़ी विशालता के साथ वर्णन किया जा सकता है, तो वही वर्णन एक छोटे से सुंदर से वाक्य में भी प्रकट किया जा सकता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। 3 और 3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल की अपेक्षा केवल लता मंगेशकर के 3 से 3.5 मिनट के ध्वनि मुद्रिका ने स्वर में गाए हुए गीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। उसका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होती है, उनके एक एक गाने में कला होती है। स्वर, लय, शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है। उनके गीतों में स्वर का, लय का और शब्दों के अर्थ का, तीनों का संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है और महफिल को बांधने की क्षमता उसमें पूरी तरह से समाई होती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या है, चित्रपट संगीत क्या है, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। यदि शास्त्रीय संगीत है और यदि उसमें मनोरंजन नहीं है, आनंद नहीं है, तो वह संगीत भी कैसा हो जाएगा, रसहीन हो जाएगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, वह प्रभावशाली नहीं होगा, उसमें कुछ कभी कमी सी प्रतीत होगी। यदि वह मनोरंजक नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें कमी हमें मालूम होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन के वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास यानी गाने की सारी मधुरता, सारी ताकत, उसकी रंजकता यानी उसमें आनंद देने की शक्ति पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर एक प्रभावशाली कलाकार के द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों के द्वारा दी गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संयंश व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रतोत्कंठता से यानी पूरे रस से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, यानी फिल्मों के संगीत के कारण लोगों की जो रुचि है वह बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत के लोगों के कान
बिगाड़ दिए हैं। चित्रपट के संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। वे केवल गानों को सुनना ही पसंद करते हैं, यानी सुनने में जो रुचि का स्तर है वह गिरा दिया है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। जो शास्त्रीय संगीत के गायक होते हैं वे अक्सर फिल्मों में गाए जाने वाले गीतों पर आरोप लगाते हैं कि फिल्मों में गाए जाने वाले गीतों ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अर्थात उनकी जो सुनने की क्षमता है उसका स्तर गिरा दिया है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े हैं, उल्टे सुधार दिए हैं, बल्कि उसमें सुधार आ गया है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। इन विचारों को मैं पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ, अब मैं यही बात बार बार नहीं कहूँगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित की है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत के द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनको चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। चौकस यानी सावधान रहने की आदत। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है, और यह क्रांति फिल्मों में गाए गए गीतों के द्वारा ही हुई है। चित्रपट संगीत समाज और संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों के माध्यम से समाज में संगीत के प्रति जो रुचि है वह पहले की अपेक्षा बढ़ी है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझट सब कुछ निराली है। उस संगीत की जो मान्यता है, जो सीमाएं हैं और जो परेशानियां हैं वे अपने आप में अनोखी है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नव निर्मिति की बहुत गुंजाइश है। चित्रपट संगीत में जो गीत गाए जाते हैं उसका आधार ही अलग है। यहाँ पर नए नए लोगों को भी मौके दिए जाते हैं। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियाँ, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी दिग्दर्शकों ने किया है। यानी जितने भी लोकगीत हैं उन्हें दिखाने का जो प्रयोग है वह संगीत के निर्देशकों के द्वारा किया गया है और आगे भी करते रहेंगे। लेखक को ऐसा विश्वास है कि इस तरह के प्रयोग आगे भी होते रहें। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। यदि थोड़ी सी बात कहूँ तो संगीत का जो क्षेत्र है
वह अपने आप में ही फैला हुआ है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है, जिसका परिणाम क्या हुआ है? फिल्मी जो गीत है वह दिन प्रतिदिन विकसित होते जा रहे हैं। ऐसे चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि ऐसे चित्रपट यानी फिल्मों में गाए जाने वाले संगीत, व्यक्त होने वाले संगीत की लता मंगेशकर घोषित साम्राज्ञी है, उनका साम्राज्य है। और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, उनके समान और भी बहुत सारी गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। लेकिन लता मंगेशकर की जो लोकप्रियता है वह अन्य पार्श्व गायिकाओं से भी अधिक है। यहाँ पर अनभिषिक्त ने जिसका अभिषेक न किया गया हो, उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, उसमें अभी तक कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। लगभग आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर अपने गीतों का प्रभाव रखना इतना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। एक ही राग ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी यानी दूसरे देशों में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है। उसे अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। यहाँ पर लेखक ने लता मंगेशकर की लोकप्रियता को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर यह जो उनकी अभिव्यक्ति है यहाँ पर पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।